हेलो। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष। और आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है। आज मैं कुछ और इम्पोर्टेंट टेबल्स लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन में, चाहे वो गेट के लिए हो, सीएसआईआर के लिए हो, आईसीएमआर के लिए हो, डीवीटी के लिए हो, उसके आपको हेल्प मिल सके। तो जिस तरह से मैंने लास्ट सेशन में अपने कुछ टेबल्स आपको दिखाई थी, अ, उसकी उसी के जैसे मैं कुछ और टेबल्स, कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, राइट। तो वही है, सोर्स मेरा लेरेंजर की ही बुक रहेगी। आज का वीडियो छोटा रहेगा क्योंकि पिछला वीडियो काफी लंबा हो गया था। जो रिस्पांस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा रिस्पांस मुझे नहीं मिला। कोई बात नहीं, ठीक है। आई एम ऑल्सो लर्निंग, मुझे भी अपनी ऑडियंस को एंगेज करना आना चाहिए। तो मैं भी जो है एंगेज करना सीख रहा हूँ। आई एम ऑल्सो लर्निंग हाउ टू एंगेज माई ऑडियंस, राइट। सो इट्स ऑलवेज अ लर्निंग लेसन। जब आपके वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं, व्हेन योर वीडियोस आर बिट लॉन्गर, देन ऑडियंस इज नॉट दैट एंगेज। तो आई एम ऑल्सो लर्निंग। एंड स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके। तो कुछ इसमें से चीजें हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ, दैट्स एक्चुअली क्वाइट रिलेवेंट, राइट। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज हालांकि कम आती है, बट स्टिल कुछ ऐसी हैं, जैसे ये वॉन गर की डिसीज है, पॉम्पे डिसीज है, ठीक है। ये कुछ कुछ आ सकती हैं आपके मैच द कॉलम में, कभी कभार आपसे पूछी जा सकती हैं। आईसीएमआर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईसीएमआर में अगर आप बायोकेमिस्ट्री का सेशन चूज करते हैं, उसमें भी वो होते हैं, चॉइसेस होते हैं। तो शायद ये पूछा जा सकता है, आई मीन व्हाई नॉट, ठीक है। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज इन ह्यूमंस आ सकती हैं। तो एक मिनट इसे पॉज करके देख लीजिए और इसका बताइए कि इसमें क्या क्या आपको लगता है, कि हाउ डू यू फील राइट अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद ये अगेन एक स्टिचियोमेट्री आ जाती है, एक कि कितनी एटीपी, कितनी आपकी एनएडीएच, कितनी आपका जो है क्या खर्च होता है, कैसे बनता है जब आप ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वगैरह ये सब करते हैं, ठीक है। तो पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो आपके कितने बनते हैं, कितने अल्टीमेटली फॉर्म्ड होते हैं, 32 ये एक हमेशा से एक काफी ज्यादा एक डिस्कस टॉपिक रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि आप 2.5 एटीपी मॉलिक्यूल्स एनएडीएच से लेते हैं या 1.5 एटीपी मॉलिक्यूल्स एफएडीएच से लेते हैं। देखिए, जब 4 प्रोटॉन्स जाते हैं, जब मैं ईटीसी एक्सप्लेन करूंगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सॉरी एक्सप्लेन करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि जब 4 प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन जाते हैं, तब जो है एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो अगर 10 प्रोटॉन्स जाएंगे, 10 प्रोटॉन्स आर मूविंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो फिर 4 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और जब 6 प्रोटॉन्स जाएंगे एफएडीएच के थ्रू, तो 1.5 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन 32 रहता है। ओके। तो ये एक चीज आप याद रखिए कि कितने प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, कितने कोएंजाइम फॉर्म हो रहे हैं। डायरेक्टली कभी पूछा जा सकता है, आपको पता भी होना चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। एनाप्लेटेटिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनको हम फिलिंग रिएक्शंस भी कहते हैं। ये अक्सर ग्लाइकोनियोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस में सॉरी ग्लूकोनियोजेनेसिस में न्यूक्लियोटाइड रिएक्शंस का काम आता है। इनफैक्ट पहली दो रिएक्शंस ग्लूकोनियोजेनेसिस का पार्ट भी है, राइट। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। और ये एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपके C3C4 प्लांट्स में भी देखने को मिलती हैं। C4 प्लांट्स में खास करके देखने को मिलती है, C4 कैम प्लांट्स में, राइट। तो आप इसको भी देख लीजिए। तो ये एनाप्लोरेटिक रिएक्शंस हैं, पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, एंड हाउ कैन यू एक्चुअली सी दोस रिएक्शंस, एंड वेयर डू यू सी दोस रिएक्शंस, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है आपका फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के बाद। तो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन अगेन आपका 108 एटीपी बनाता है जब आप किससे स्टार्ट करें, पाल्मिटाइल कोए से। पाल्मिटाइल कोए इज अ 16 कार्बन फैटी एसिड, ठीक है। इससे जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐसा कुछ रिजल्ट मिलता है। उसके बाद तो क्या है, कितने यूज हो रहे हैं, कितने फॉर्म्ड हो रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पूरी आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, वो मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा, बट इतना आपको आना चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। हाँ, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन ह्यूमंस एंड अल्बाइनो रैट।
अब देखिए ये हालांकि बहुत बेसिक सी चीज है, ये शायद आपसे ना पूछा जाए, बट स्टेटमेंट वाइज में आपसे पूछा जाएगा, बी सेक्शन में नहीं पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एसेंशियल है। लेकिन जैसे एक स्टेटमेंट मैं बना सकता हूँ, जैसे आपको दो तीन स्टेटमेंट बायोकेमिस्ट्री की दे देगा, मॉलिक्यूलर की दे देगा, इसमें दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें एक में पूछा जा सकता है, प्रोलीन, आर्जिनिन आर्जिनिन एंड टायरोसिन आर कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स, वैसे करके बना देगा। या हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन एंड लाइसिन आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स, चार स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट बना देगा। बहुत इजी सवाल नहीं पूछेगा, इसको थोड़ा घुमा सकता है, ठीक है। ग्लूटामेट एंड सीरीन आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो वो आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से एसेंशियल, कंडीशनली एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। हालांकि ये डेफिनेशन थोड़ी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ये लेनेंजर की 6th एडिशन की किताब के हिसाब से है। अभी शायद जब हम और किताबें पढ़ेंगे और रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो हमें और अच्छे से पता चलेगा। ओके, आगे चलते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज, जो कि जेनेटिक डिसीजेस होते हैं, जो अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म में काम करते हैं। देखिए जो मैंने रेड बॉक्स में मार्क कर रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पूरी याद कर लेंगे तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है, लेकिन जो रेड बॉक्स में मार्क्ड है वो तो आपको आनी ही चाहिए। एल्बिनिज्म, एल्केप्टोनूरिया, ठीक है, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? टायरोसिन 3 मोनोऑक्सीजिनेज, होमोजेनेटेस 1,2 डाइऑक्सीजिनेज, ठीक है। कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेज डिफिशियंसी, ये यूरिया सिंथेसिस में काम आता है, ठीक है। उसके बाद होमोसिस्टिक न्यूरिया, मेथिओनिन डिग्रेडेशन हो गया, मेपल सिरप यूरिन डिसीज, आइसोल्यूसिन ल्यूसिन एंड वेलिन डिग्रेडेशन में डिफेक्टिव प्रोसेस में क्या क्या आता है? फिनाइल कीटोन्यूरिया, कन्वर्जन ऑफ फिनाइल टू टायरोसिन। ये कौन कौन से इसके डिफेक्टिव एंजाइम्स हैं, प्लीज इस पे ध्यान देखिए, और डिफेक्टिव प्रोसेस है। अब इस क्वेश्चन को वो तीन तरीके से बना सकता है, ठीक है। फर्स्ट इज मैचिंग टाइप क्वेश्चन, जो आपका सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा। दूसरी बात वो क्या करेगा कि वो करेगा कि सपोज आई हैव म्यूटेटेड और आई हैव म्यूटेटेड द कार्बोनोइल फॉस्फेट सिंथेज एंजाइम इन अ ह्यूमन और इन अ रैट और इन अ मॉडल सिस्टम, ठीक है। उसने क्या किया कि एक रैट लिया, उसमें से कार्बोमोइल सिंथेज को उसने डिलीट कर दिया या म्यूटेट कर दिया। अब वो पूछेगा कि इनमें से कौन सी प्रोसेस अफेक्टेड होगी, टायरोसिन डिग्रेडेशन होगा, यूरिया सिंथेसिस होगा, मेथिओनिन डिग्रेडेशन हो गया, या कन्वर्जन ऑफ फेनिलएलनिन टू टायरोसिन। दिस इज द सेकंड केस, जिसमें वो आपसे ये कह सकता है कि मिलेनिन सिंथेसिस फ्रॉम टायरोसिन जब हम डिलीट कर देते हैं तो कौन सी डिसीज हो सकती है, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप के केसेस हैं जिसमें वो एक कोई एंजाइम होगा, वो आपको डिलीट करके पूछेगा कि म्यूटेशन कंडीशन में क्या है। तीसरा ये पूछेगा एल्बिनिज्म इज कॉज्ड बाय दिस, अल्केप्टोन्यूरिया इज कॉज्ड बाय दिस, ठीक है। मेपल सिरप डिसीज इज कॉज्ड बाय दिस, फिनाइल कीटोन्यूरिया इज कॉज्ड बाय दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट और आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इन द करेक्ट स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट वाइज में पूछ सकता है, तीन केसेस में पूछ सकता है, पहले टेबल फॉर्म में, दूसरा म्यूटेशन फॉर्म में, तीसरा स्टेटमेंट फॉर्म में, तो पता होना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं। उसके बाद आता है सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस दैट आर कैटालाइज्ड बाय ईदर NADPH और NADH। तो NADA लिंक कौन सी है, NADP लिंक कौन सी है, और NADP और NAD लिंक कौन सी है, ठीक है। यहाँ M और C डिफाइन कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल, राइट। तो NADP लिंक में आप दो ही देख पाएंगे, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में चेंज हो रहा है और एल मेलेट पायरोवेट में चेंज हो रहा है, दोनों साइटोसोल में है। दोनों ही Na उसका रीजनरेशन कराते हैं, NADPH का रीजनरेशन कराते हैं। पहली है हेक्सोक्स सॉरी हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट या PPP पाथवे, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे पे रिएक्शन यूज होती है। और दूसरी जो है ये कहाँ यूज होती है, मेलेट टू पायरोवेट कहाँ यूज होती है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये कुछ रिएक्शन है, आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ यूज हो रही है, कहाँ कहाँ इसमें NADH रीजनरेट हो रहा है, कैसे हो रहा है, यू शुड नो अबाउट दिम। अगेन मैच द कॉलम में आ सकता है और आपके स्टेटमेंट वाइज में आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअली भी और वैसे टेबल में भी। देखिए टेबल डालने का यहाँ पे मकसद ये है कि आप कंसेप्चुअली समझें चीजों को। अगर आप ये ई नॉट ई डैश नॉट की वैल्यूज देख रहे होंगे
तो यू आर सीइंग कि देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ई नॉट डैश वैल्यू, ठीक है, डाउन द लाइन। इसका मतलब क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन से जो H2O2 की तरफ जाता है, जब हम कहते भी नहीं है कि ETC में फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स H2O, वो ऑक्सीजन है जो H2O बनाता है, तो वो कैसे बनाता है। तो मैंने इसीलिए लिखा है प्लीज लुक एट द ई नॉट वैल्यूज, दीज वैल्यूज आर इंक्रीजिंग इन अ ट्रेंड, ठीक है, दिस इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ ETC चेन। प्लीज इस चीज को याद रखिए, समझिए, ठीक है। अब इसमें ये पूछ सकता है कि कौन से कहाँ, जैसे साइटोक्रोम पी से कहाँ जाता है, ठीक है, Fe3+ से Fe2+ जाता है, C1 में Fe3+ से Fe2+ जाता है, सी में Fe3+ से Fe2+ जाता है। तो आयरन के जितने भी आपके साइटोक्रोम के हैं वो सारे आयरन लिंक्ड होते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, राइट। बेसिक चीज है पर गलती हो सकती है एग्जाम में, हड़बड़ी में, टेंशन में। प्लीज रिमेंबर दिस डेटा एंड रिमेंबर दिस टेबल। आगे चलते हैं। ओके, अगेन कुछ आपके इनहिबिटर्स हैं ईटीसी चेन के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं, हर बार आएंगे। प्रोटीनोन कहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को रोकता है, एंटीमाइसिन ए कहाँ से रोकता है, साइनाइड और सीओ कहाँ रोकता है, प्लीज इस चीज को याद रखिए, समझिए। आगे चलते हैं, ठीक है। ये आपके चार कंपोनेंट्स हैं, NADH डिहाइड्रोजनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, यूबिक्विनिन, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज, साइटोक्रोम सी एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसमें कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं, इनकी नंबर ऑफ सब यूनिट्स कैसी हैं, इनका मास कितना है, अप्रोक्सीमेट याद होना चाहिए, मैच द कॉलम में आ सकता है। और इनके प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आपसे पूछे जा सकते हैं, आता है, आता रहता है। पॉज करेंगे वीडियो को, आराम से देखेंगे। कहीं भी वीडियो में कुछ अगर मैंने बहुत फास्ट एक्सप्लेन कर दिया होगा तो इस चीज को पॉज करेंगे, आराम से देखेंगे, समझेंगे और उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरे पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है यदि आप उस चीज को फॉलो ना कर पाए तो, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इनहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ट्रांसफर, जिसमें आपका कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, राइट, ये कहाँ कहाँ टारगेट करते हैं, इनहिबिशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस कौन करता है, अनकपलिंग रिएक्शंस कौन करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं, इनहिबिशन ऑफ एटीपी एडीपी एक्सचेंज, एट्रासाइक्लो एट्रास्टाइलोजाइड इन विच एडिनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेस। तो अब ये कुछ चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। अब जैसे ये है, ये कभी नहीं पूछा गया है तो एग्जामिनर पूछ सकता है, राइट। तो यू शुड नो दिस ऑल दिस टेबल्स, कहाँ से कौन सा रिड्यूस होता है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ जो है, कौन सा जो आपका रिएजेंट है वो किस तरह से काम करता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पॉज करेंगे, आराम से देखेंगे। ओके, अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि जब आप सक्सिनेट ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन कंज्यूम्ड और एटीपी सिंथेसिस का क्या होता है, और जैसे आप साइनाइड ऐड करते हैं तो क्या होता है। ये एक बहुत अनकपलिंग का ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जैसे आपने DNP ऐड किया तो आपका जो एटीपी सिंथेसिस था जो कि पिंक लाइन में शो है वो तो आपका रुक जाता है, बट आपका जो ऑक्सीजन कंज्यूम्ड है वो चलता रहता है, राइट। तो अनकपलिंग हो गई है, अनकपल करना मतलब हम यही पढ़ते हैं ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है क्या, ठीक है, उसी का हम देखते हैं, ठीक है। तो कपलिंग ऑफ ट्रांसफर्स एंड एटीपी सिंथेसिस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इलेक्ट्रॉन एक एक तरह से मूव कर रहे हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ मूवमेंट के साथ साथ एटीपी की सिंथेसिस भी हो रही है। लेकिन जैसे ही आपने DNP डाला तो एटीपी की सिंथेसिस रुक गई पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चलता रहा। लेकिन जैसे ही आपने साइनाइड डाला एटीपी की सिंथेसिस भी रुक गई, ऑक्सीजन कंज्यूम भी रुक गया, इसका मतलब ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर भी रुक गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग और बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है आपके हर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट जो आपके कॉलेज और स्कूल्स के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, अब एटीपी के कितने कितने आपका क्या क्या आपके ग्लाइकोलाइसिस में कितना आता है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन से कितना आता है, ये आपके टोटल एटीपी आ जाते हैं। ओके, कि आप 30 एटीपी बात करते हैं, 32 एटीपी की बात करते हैं, तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, ठीक है। ओके, अगेन
हालांकि पिछले वीडियो से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं है, बट आई एम ऑल्सो ट्राइंग एंड वी ऑल आर ट्राइंग टू मेक द थिंग्स सिंपलर फॉर यू। हमारी पूरी टीम जो है काफ़ी काम कर रही है इस चीज़ पे। तो आई वुड लाइक टू जस्ट रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पसंद नहीं आता है तो कमेंट करके एटलीस्ट ये बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। बिकॉज पिछले 3 वीडियोस का जो मैंने डेटा निकाल के देखा, इट्स क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। देखिए मैं भी बिजी हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, बट मैं एक तरह का एक फिलैंथ्रोपी वर्क कर रहा हूँ अपना टाइम निकाल के आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। इसके दो रीजन है। पहली बात तो ये है कि जितना मैं एक्सप्लेन करूंगा उतना मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा। दूसरी बात ये है कि हर आदमी ग्रोथ चाहता है, ठीक है। मेरे चैनल का नाम ही इसलिए ग्रोइंग टुगेदर विद शिरीष। अब आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो वो मुझे भी थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग लगता है। आई स्टिल कंटिन्यू टीचिंग, बट अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर एक आदमी कहाँ तक स्ट्रेच करेगा। खैर, बीइंग सेड दैट, मैं कंटिन्यूअसली डालता रहूंगा। रिस्पॉन्ड करना ना करना आपकी मर्जी है, आपको फोर्स नहीं किया जा सकता। हैप्पी लर्निंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं लगे तो कमेंट करके बताइए कि अच्छा नहीं है। यू कैन ऑल्सो पर्सनली रीच मी आउट ऑन लिंक्डइन, ठीक है। कि हमें ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया, आप स्पीड में पढ़ाते हो, आप स्लो पढ़ाते हो, फास्ट पढ़ाते हो तो यू कैन ऑलवेज एक्चुअली लुक फॉर दैट। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं। इसीलिए सेशन छोटा रखा गया है क्योंकि अब आजकल ज्यादा टाइम है नहीं लोगों के पास देने को। ओके, टेक केयर, बाय।